इन लास्ट लेक्चर में हमें ने इपोक्साइड के बारे में डिस्कस किया था। इपोक्साइड्स क्या होते हैं, जनरल मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इपोक्साइड्स। नाउ इन दिस लेक्चर वी डिस्कस द केमिकल रिएक्शंस ऑफ इपोक्साइड। अब इपोक्साइड क्या होते हैं, जनरली 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर होते हैं। नॉर्मल जो ईथर होता है, जनरल ओपन चेन ईथर, उसमें क्या होता है कि वो हाईली अनरिएक्टिव होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं केमिकली। लेकिन जो साइक्लिक ईथर जो होता है, जैसे इपोक्साइड, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। हाईली रिएक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि नॉर्मली जो साइक्लिक ईथर जो होते हैं 3 मेंबर्ड रिंग है। जैसा कि हमने साइक्लो एल्केन के केस में भी पढ़ा था कि साइक्लिक रिंग जो होती है वो ड्यू टू एंगल स्ट्रेन की वजह से हाईली अनस्टेबल होती है। तो इसी तरह इपोक्साइड में भी क्या होता है, ये जो COC बॉन्ड एंगल है, ये क्या है, 3 मेंबर्ड है तो 60 डिग्री है। यहाँ पे भी ये एंगल भी कितना है, 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री है। लेकिन नॉर्मल कार्बन यहाँ पे दोनों है, वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है। और sp3 हाइब्रिडाइज है तो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल होना कितना चाहिए, 109 होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में है कितना, 60 डिग्री, जिसकी वजह से यहाँ पे लार्ज एंगल स्ट्रेन है। और एंगल स्ट्रेन की वजह से पूरी रिंग में स्ट्रेन है और पूरी रिंग क्या है, हाईली अनस्टेबल है। तो इस रिंग की क्या कोशिश रहेगी कि किसी तरह ओपन अप हो जाए, और ओपन अप होते ही ये नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल अक्वायर हो जाएगा इन कार्बन पे, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। लेकिन ऐसा किस केस में पॉसिबल है? तो जो इपोक्साइड है वो सभी रिएक्शन शो करता है जिन रिएक्शन में पॉसिबिलिटी है रिंग के ओपन होने की। तो ड्यू टू एंगल स्ट्रेन और रिंग स्ट्रेन की वजह से इपोक्साइड है वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, केमिकली रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू एसाइक्लिक ईथर्स। तो नॉर्मली जो रिंग ओपनिंग रिएक्शन है इपोक्साइड की, वो एसिड कैटेलाइज्ड भी हो सकती है, बेस कैटेलाइज्ड भी हो सकती है, या फिर बाय न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट से भी रिंग ओपन अप हो सकती है। तो हम तीनों कैटेगरी को स्टेप वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एसिड कैटेलाइज्ड रिंग ओपनिंग, यानी कि एसिड की प्रेजेंस में इपोक्साइड की रिंग ओपन अप कैसे होती है। तो सबसे पहले हम एसिड कैटेलाइज्ड की प्रेजेंस में अगर हाइड्रोलिसिस की बात करें, तो जब इपोक्साइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो वहाँ पे क्या होता है कि डाइहाइड्रिक अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। C यहाँ पे एक पोजीशन, एक कार्बन पे हाइड्रोक्सी और दूसरे पे हाइड्रोक्सी, यानी कि ग्लाइकोल की फॉर्मेशन। और ये रिएक्शन हमने सेम जहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ डाइहाइड्रिक अल्कोहल किया था वहाँ पे भी किया था कि किस तरह से इपोक्साइड की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन, तो वहाँ पे डाइहाइड्रिक अल्कोहल बनता है। अब यहाँ पे इसका डिटेल में मैकेनिज्म देखते हैं कि वाटर के साथ एसिडिक कंडीशन में इपोक्साइड है वो किस तरह से रिएक्ट करता है। तो जितनी भी एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन होती है उनका मैकेनिज्म है वो सिमिलर होगा, चाहे वो एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस हो या एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन अल्कोहल के साथ हो, किसी भी अदर रिएजेंट के साथ अगर एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है इपोक्साइड, तो वो सेम मैनर में होगी। तो लेट अस डिस्कस मैकेनिज्म। सबसे पहले क्या होता है इस मैकेनिज्म में कि जो इपोक्साइड का ऑक्सीजन है वो प्रोटोनेट हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, और एसिडिक कंडीशन में ये प्रोटोनेट हो जाएगा और प्रोटोनेटेड इपोक्साइड बनेगा। प्रोटोनेशन का स्टेप जो होता है वो रिवर्सिबल होता है नेचर में, C एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, और जैसे ही प्रोटोनेट हुआ ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आते ही ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा इस कार्बन की से और इस कार्बन से, यानी कि ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इन दोनों कार्बन पे क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ गई, अगर दोनों कार्बन सिमिलर है, नेक्स्ट स्टेप में मैकेनिज्म में क्या होगा, जो प्रोटोनेटेड इपोक्साइड आयन है उस पे जो अदर रिएजेंट आप लेके चल रहे हो उसमें देखो क्या कहीं कोई न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर का है या फिर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। जैसे हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस यानी कि वाटर के साथ रिएक्शन, और वाटर के साथ रिएक्शन में अब वाटर क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऐसे न्यूक्लियोफाइल,
और न्यूक्लियोफाइल है तो इन दोनों कार्बन में है, यहाँ तक मैंने केस है वो सेम लिया है। अगर कि ये और ये चारों ग्रुप है वो सेम है तो किसी एक कार्बन पे अटैक करवा दो इसका न्यूक्लियोफाइल का, और यहाँ से कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड की क्लीवेज। रिंग ओपन अप तभी होगी इपोक्साइड में जब एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। तो जैसे यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस कार्बन पे ये ग्रुप जो ऑलरेडी लगे हुए थे वो है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ हाइड्रोजन और वाटर ने अटैक किया, इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, एंड यहाँ पे इस पे अब क्या रह गया, सिंपल पॉजिटिव चार्ज हट गया, नॉर्मल हाइड्रोक्सी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जहाँ पे ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो प्रोटॉन क्या करेगा, यहाँ से OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर देगा और खुद ऐसे H पॉजिटिव है वो रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, क्या रह गया अब हाइड्रोक्सी, एंड इस पे हाइड्रोक्सी और ये एज इट इज़। तो यहाँ पे आपने देखा डाइहाइड्रिक अल्कोहल बन गया। तो अगर आप देखो सबसे पहले स्टेप में जहाँ पे प्रोटोनेट हुआ है, एसिड ने क्या किया रिएक्शन में, जस्ट रिएक्शन को कैटेलाइज किया है, यहाँ पे अब्जॉर्ब हुआ और एट द एंड फिर से रीजनरेट हो गया। तो एसिडिक कंडीशन क्या कर रहा है, एसिड कैटेलाइज जस्ट रिएक्शन को इनिशिएट कर रहा है, यानी कि इपोक्साइड की रिंग ओपनिंग को इनिशिएट कर रहा है। क्लियर है। तो जब हम इपोक्साइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वहाँ पे डाइहाइड्रिक अल्कोहल बनता है, और वो इस मैकेनिज्म से रिएक्शन है वो होती है। नेक्स्ट है कि अगर हम एसिड कैटेलाइज रिएक्शन करवाएं विद अल्कोहल, अल्कोहल आप कोई भी जनरल सिंपलेस्ट अल्कोहल अगर हम कंसीडर करें, मिथेनॉल कंसीडर कर लो या इथाइल अल्कोहल कंसीडर कर लो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इथाइलिन ऑक्साइड या फिर ऑक्सीरीन की जब हम रिएक्शन करवाते हैं इथेनॉल के साथ तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन। तो वहाँ पे प्रोडक्ट जो बनता है वो मैकेनिज्म के थ्रू, चलो आपके पास प्रोडक्ट अपने आप आ जाएगा, मैकेनिज्म के थ्रू चलते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि एसिडिक कंडीशन और इपोक्साइड है तो अदर रिएजेंट देखे बगैर ही सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन है इपोक्साइड का वो प्रोटोनेट हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, प्रोटोनेटेड इपोक्साइड। अब इस केस में यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आप साथ वाला रिएजेंट देखो, साथ वाला रिएजेंट क्या है, इथेनॉल। इथेनॉल में कोई न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ये देखो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन सा है इथेनॉल में, जहाँ पे ऑक्सीजन पे हाइड्रोक्सी पार्ट है वो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, CH3 CH2OH, यहाँ पे लोन पे है तो ये क्या करेगा, ऐसे न्यूक्लियोफाइल काम। अब यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन एक तो वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऊपर से इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये इन दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किए रखेगा, जिसकी वजह से इन कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब ये क्या करेगा, ऐसे न्यूक्लियोफाइल इन पे अटैक करेगा, किसी पे भी करवा लो क्योंकि दोनों सिमिलर है। लेट कर लिया कि मैंने यहाँ इस कार्बन पे करवाया, जैसे ही इस कार्बन पे आया तो ये बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, जिस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा जिस कार्बन पे, वही कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH2, यहाँ पे OH और हेयर CH2, एंड यहाँ पे क्या रह जाएगा O, यहाँ पे H पॉजिटिव चार्ज एंड CH2 CH3। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे ये OH बचा है, ये अपने OH बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ देके एंड H पॉजिटिव का रिमूवल। अब क्या बनेगा, यहाँ पे CH2 हेयर हाइड्रोक्सी और यहाँ पे CH2O CH2 CH3। क्लियर है। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हो कि जहाँ पे मान लो कोई भी न्यूक्लियोफाइल पार्ट आ रहा है एसिडिक कंडीशन में एक तरह से, तो जो इपोक्साइड में बॉन्ड क्लीव होगा, इपोक्साइड रिंग ओपन अप होगी, तो एक पे तो हाइड्रोक्सी आएगा और एक पे वही न्यूक्लियोफिलिक पार्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो इपोक्साइड ब्रेक हुआ तो इस पे हाइड्रोक्सी और इस पे ये OCH2 CH3। तो नेमिंग दो इस कंपाउंड की, तो क्या है ये, एक तरह से इसको आप भूल जाओ। यहाँ पे ये क्या है, CH3 CH2
OH इथेनॉल है, लेकिन इथेनॉल का एक हाइड्रोजन है वो किससे रिप्लेस है, OCH2CH3 यानी कि इथॉक्सी से। और किस पोजीशन पे है, अगर नंबरिंग दे 1 2 इथॉक्सी इथेनॉल। क्लियर है। इसी तरह अगर आप कंडीशन है रिंग ओपन अप होने की एसिडिक कंडीशन में ही, अगर हम हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं, हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आप खुद इसको ट्राई करके देखो मैकेनिज़्म को। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे अगर हमने कोई भी हेलोजन एसिड ले लिया, HCl ले लिया या HBr ले लिया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड, दोनों के केस में रिएक्शन है वो सिमिलर वे में। अब यहाँ पे क्या होगा, HBr यानी कि एसिड की प्रेजेंस में ये वाला ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगा, प्रोटोनेट, यानी कि CH2 एंड यहाँ पे ऑक्सीजन दैट विल बी प्रोटोनेटेड। अब क्या होगा, जैसे ही प्रोटोनेट हुआ HBr का H पॉजिटिव, तो यहाँ आ गया बचा क्या, Br नेगेटिव, जो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। ये क्या करेगा, दोनों जब सिमिलर है तो किसी भी एक कार्बन पे अटैक हो जाएगा यहाँ पे ब्रोमाइड अनायन का, एंड यहाँ से कार्बन ऑक्सीजन, जिस कार्बन पे अटैक करेगा वहीं से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की ब्रेकेज, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 पे हाइड्रोक्सी, और इस वाले CH2 पे क्या आ जाएगा, ब्रोमीन। तो क्या बन गया, एक तरह से एक पे हाइड्रोक्सी और उसी कंपाउंड में ब्रोमीन है तो हेलो हाइड्रीन। क्लियर है। तो तीनों चाहे किसी भी अदर रिएजेंट कोई हो, एसिड कैटेलाइज्ड के केस में रिएक्शन का मैकेनिज्म है या रिएक्शन है वो सेम वे में जाएगी। पहला स्टेप क्या होगा, प्रोटोनेशन ऑफ इपोक्साइड ऑक्सीजन, एंड आफ्टर दैट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ इपोक्साइड। नेक्स्ट स्टेप है कि मेथड है न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग। न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग नॉर्मल क्या होता है, जब हम सिंपल ईथर लेके चलते हैं तो उस सिंपल ईथर में वो बेस या न्यूक्लियोफाइल के साथ इजीली रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन इपोक्साइड रिंग है वो बहुत इजीली रिएक्ट करती है बेस और न्यूक्लियोफाइल के साथ। अगर हम जैसे हमने एसिड कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस डिस्कस की, इसी तरह अगर हम हाइड्रोलिसिस करें इन प्रेजेंस ऑफ बेस, या फिर सिंपल हम कहें कि जब हम इपोक्साइड को बेस के साथ ट्रीट करते हैं, और बेस मान लो हमने जनरल जो लेके चलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन ही लेके चलते हैं, तो हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक कंडीशन, तो वहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकॉल्स या फिर डाइहाइड्रिक अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। अब हमें ये देखना है कि बेस की प्रेजेंस में रिंग है वो किस तरह से ओपन अप होती है। बेस की प्रेजेंस में रिंग ओपन अप होने का मैकेनिज़्म हम डिस्कस करते हैं। तो इस केस में क्या होता है, सबसे पहले कार्बन एंड यहाँ इपोक्साइड, जो हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक। अब नॉर्मली क्या होता है इपोक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट किए रखता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन, जिस पे कार्बन है वो दोनों क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो दोनों जब सिमिलर है तो हाइड्रोक्साइड आयन है वो किसी एक कार्बन पे अटैक करेगा, और जिस कार्बन पे अटैक करेगा उसी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। जैसे ही ब्रेक किया यहाँ पे, तो इस केस में क्या आएगा, इस कार्बन पे हाइड्रोक्सी अटैच्ड एंड हेयर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। जैसे ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो यहाँ पे क्या है, वाटर। तो ये O नेगेटिव क्या करेगा, वाटर से प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्शन। प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्शन करते ही फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, यहाँ पे डाइहाइड्रिक अल्कोहल की। तो एक तरह से आप मैकेनिज्म देखो, बेसिक कंडीशन में हाइड्रोलिसिस बेस ने क्या किया, रिंग ओपन अप के लिए इनिशिएट किया जस्ट, और एट द एंड है यहाँ पे जैसे ही वाटर से यहाँ से H पॉजिटिव लिया तो यहाँ से OH नेगेटिव है वो रिलीज़ हो गया, तो एट द एंड वापस रिलीज़ हो गया। तो हाइड्रोक्साइड या बेस क्या कर रहा है, जस्ट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रिएक्शन को इनिशिएट कर रहा है, कैटेलाइज कर रहा है। ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट भी बोल सकते हैं। अगर हम सिंपल हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करवाएं तो इसे न्यूक्लियोफिलिक ही रिंग ओपनिंग हो रही है। ये एक तरह से एज ए न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर रहा है, रिंग इपोक्साइड रिंग ओपन होके डाइहाइड्रिक अल्कोहल बना रही है। अब इस केस में दो इम्पॉर्टेंट थिंग है। सबसे पहला है कि रिंग
जो ओपन अप हो रही है उसकी ओरिएंटेशन क्या है, यानी कि रिंग ओपन अप होती है जैसे ही तो वहाँ पे दो आ रहे हैं, जैसे आपने हाइड्रोलिसिस किया, एसिडिक कंडीशन कर रहे हो या बेसिक कंडीशन कर रहे हो, तो जैसे ही रिंग ब्रेक हो रही है CO बॉन्ड, तो एक कार्बन पे हाइड्रोक्सी, दूसरे पे भी हाइड्रोक्सी ग्रुप आ रहा है। इसी तरह जब आपने अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाई, इथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाई, तो एक कार्बन पे तो हाइड्रोक्सी आ रहा था, दूसरे पे इथॉक्सी ग्रुप आ रहा था। सिमिलरली जब आपने HX के साथ रिएक्शन करवाई तो एक पे हाइड्रोक्सी और एक पे ब्रोमीन, यानी कि दोनों कार्बन पे एडिशन हो रहा था, कोई अदर आउटसाइडर से जो रिएजेंट अटैक कर रहा था वही मोइटी अटैच्ड हो रही है। अब इस केस में ये देखना है कि जब दोनों कार्बन पे जो ग्रुप अटैच्ड हो रहे हैं वो दोनों एक दूसरे के हमेशा एंटी पोजिशन पे होंगे, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आपने सिस यहाँ पे लिया है ये वाला इपोक्साइड, तो एक हाइड्रोक्सी जिस डायरेक्शन से अटैक कर रहा है, दूसरा हाइड्रोक्सी उसके अपोजिट साइड से होगा। जैसा कि हमने मैकेनिज्म से भी हमारा यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि हमेशा ट्रांसग्लाइकोल ही बनेगा इपोक्साइड की रिंग ओपनिंग से जब हम ग्लाइकोल बनाते हैं। क्लियर है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमें साइक्लोपेंटेन ऑक्साइड ले लो, अगर साइक्लोपेंटेन ऑक्साइड लेके चलते हैं यहाँ पे, क्लियर है। तो इसके जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो, ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस एक हाइड्रोक्सी क्या आएगा, अगर अबव द प्लेन है तो दूसरा हाइड्रोक्सी क्या आएगा, बिलो द प्लेन। क्योंकि ये हमने मैकेनिज्म में देख लिया कि किस तरह से हमेशा जिस साइड इपोक्साइड का रिंग है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे जिस प्लेन में आने वाला रिएजेंट है वो इस पे अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि इधर से जब अटैक करेगा तो इसको स्टीरिक हिंड्रेंस फील होगी। इसलिए जो इपोक्साइड वाला ये प्लेन है ऑक्सीजन का, इससे हमेशा एंटी या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन से आने वाला रिएजेंट है वो अटैक करेगा, तो वो वहीं बैकवर्ड डायरेक्शन में अटैच हो जाएगा। और यहाँ से जो CO बॉन्ड क्लीव होके जो ग्रुप आएगा वो क्या होगा, फ्रंट डायरेक्शन में, यानी कि दोनों एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे होंगे। तो जब हमने साइक्लोपेंटीन ऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस की इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन, तो वहाँ पे एक में अगर हाइड्रोक्सी अबव द प्लेन आएगा तो दूसरे पॉइंट पे हाइड्रोक्सी बिलो द प्लेन, यानी कि जो साइक्लोपेंटेन है और डाईओल है और 1 और 2 पोजीशन पे है, तो आप कौन सा बोलोगे, ये ट्रांस साइक्लोपेंटेन डाईओल बना है। क्लियर है। इस केस में चाहे एसिड कैटेलाइज्ड हो या फिर बेस कैटेलाइज्ड हो, हमेशा एंटी एडिशन ही होगा। नेक्स्ट है रीजियो सेलेक्टिविटी। रीजियो सेलेक्टिविटी क्या है कि अब तक हमने जो इपोक्साइड का केस डिस्कस कर रहे हैं, जनरल किया था कि जहाँ पे इस इपोक्साइड पे सारे ग्रुप सिमिलर हो तो आने वाला रिएजेंट है वो दोनों में से किसी भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करवा लो। लेकिन जहाँ पे इपोक्साइड में ये दोनों डिफरेंट हो तो उस केस में आने वाला रिएजेंट है या फिर न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ अटैक करेगा, वो एसिडिक एंड बेसिक कंडीशन में दोनों में अलग अलग से चलेगा। हमें कंडीशन पे डिपेंड करता है कि एक्चुअल में क्या कंडीशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे इस केस में डिस्कस करते हैं, हमने ये इपोक्साइड ले लिया है यहाँ पे आइसोब्यूटाइलिन ऑक्साइड, इसका हम मिथेनॉल के साथ ट्रीट करवाते हैं, एक बार एसिडिक कंडीशन में और एक बार बेसिक कंडीशन में। जब हम एसिडिक, अब हमारी यहाँ पे आता है कि जब हम एसिडिक कंडीशन में करवा रहे हैं तो नॉर्मल क्या होगा, एक कार्बन पे तो क्या होगा, ये पार्ट अटैच होगा मिथॉक्सी पार्ट और एक पे हाइड्रोक्सी। तो एक्चुअल में प्रोडक्ट में क्या होगा कि इस कार्बन पे आएगा मिथॉक्सी या इस वाले पे। तो जब हम एसिडिक कंडीशन में कर रहे हैं तो वहाँ पे तो इस वाले कार्बन पे ये मिथॉक्सी पार्ट आ रहा है और इस वाले जो लेस हिंडर्ड है उस कार्बन पे हाइड्रोक्सी पार्ट आ रहा है, यानी कि ये वाला मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। और अगर हम सेम रिएजेंट लेके चलें, यही सेम इपोक्साइड, सेम मिथेनॉल, लेकिन कंडीशन यहाँ पे अगर हम बेसिक ले लेते हैं तो उस केस में मिथॉक्सी ग्रुप है वो लेस हिंडर्ड पे जाता है और हाइड्रोक्सी है वो हाईली या स्टीरिकली हिंडर्ड पे जाता है। यानी कि इस केस में बेसिक कंडीशन में तो ये वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि मिथॉक्सी पार्ट गेट्स अटैच्ड टू लेस सब्सटीट्यूटेड कार्बन एंड इन एसिडिक कंडीशन मिथॉक्सी पार्ट गेट्स सब्सटीट्यूटेड टू
टू हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। तो ऐसा क्यों होता है, यानी कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जो आने वाला रिएजेंट है वो न्यूक्लियोफाइल है वो किस कार्बन पे अटैक करेगा। क्योंकि एक्चुअल में सिंपल इथाइलिन में तो यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन, तो किसी भी एक कार्बन पे हमने अटैक करवा के अब तक एग्जाम्पल देख लिए थे। अब जहाँ पे डिसिमिलर हो कार्बन, डिफरेंट हो, तो वो कैसे देखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या देखना है, सबसे पहले बेसिक कंडीशन की बात करते हैं। बेसिक कंडीशन में क्या होता है, सबसे पहले अगर आपको मैकेनिज़्म हमने अभी डिस्कस किया है कि बेसिक मैकेनिज़्म में जस्ट जो बेस होता है या फिर न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्या करता है, बैक साइड अटैक करता है डायरेक्ट सबसे पहले स्टेप में, और CO बॉन्ड की क्लीवेज, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है यहाँ पे बायमोलिकुलर। तो इस केस में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले वहीं अटैक करेगा जहाँ पे इसके लिए ईजिली हो अटैक करना, यानी कि जो साइट इसके लिए लेस हिंडर्ड होगी, जहाँ इसको स्टीरिक हिंड्रेंस फील ना हो, ये वहीं सबसे पहले अटैक होगा और रिएक्शन उसी डायरेक्शन में फॉरवर्ड जाएगी। तो इसीलिए बेसिक कंडीशन में यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है कहाँ जाएगा, सबसे पहले उसी कार्बन पे जाएगा जहाँ पे इसको स्टेरिक हिंड्रेंस फील ना हो। तो इसीलिए इस केस में बेसिक कंडीशन में ये सबसे पहले किस कार्बन पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे, और यहाँ से इस बॉन्ड की क्लीवेज। तो जो मिथॉक्सी पार्ट है वो कहाँ गया, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे, इसलिए बेसिक कंडीशन में ये वाला मेजर बनेगा, यानी कि जहाँ पे आने वाला रिएजेंट है या न्यूक्लियोफाइल है वो लेस हिंडर्ड कार्बन पे अटैच्ड होगा। क्लियर है। अब आती है एसिड कंडीशन की बात कि एसिडिक कंडीशन में जो मिथॉक्सी पार्ट है वो इस पे क्यों जा रहा है। अब नॉर्मली क्या होता है, एसिडिक कंडीशन में सबसे पहला स्टेप है हमारा वो क्या होता है, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन से ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करने की कोशिश करता है। अब जिस कार्बन पे जहाँ पे हिंड्रेंस ज़्यादा होगी, कोई बल्कि ग्रुप होंगे अदर देन हाइड्रोजन, और यहाँ पे मान लिया कि हाइड्रोजन है नॉर्मल, तो अदर देन हाइड्रोजन कोई ग्रुप होगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज वो इस कार्बन को देगा, और आगे फर्दर ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन से ले लेगा। तो ऑक्सीजन जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है और उस कार्बन पे अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो ऑक्सीजन को फटाफट उधर से इलेक्ट्रॉन मिलते रहेंगे तो उधर से वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो वो बॉन्ड है वो लेंथन हो जाएगा, लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, और एक्चुअल में वो बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा। वो बॉन्ड वीक हो जाएगा तो उसके चांसेस है कि ईजिली ब्रेक होगा। और CO बॉन्ड ब्रेक कौन सा होता है, जिस कार्बन पे आने वाला रिएजेंट है वो अटैक करता है। तो इसीलिए एसिडिक कंडीशन में इन दोनों में से ये वाला बॉन्ड है वो वीक है, ईजिली ब्रेक हो सकता है। तो आने वाला जो मिथेनॉल है, मिथॉक्सी पार्ट है, वो कहाँ करेगा, हाईली सब्स्टिट्यूटेड इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक दोनों पे कर सकता है अटैक, तो इस पे भी कर सकता है, बट ये फिर इजीली टूटेगा नहीं, पॉसिबिलिटी ये जैसे इस पे अटैक किया फटाफट ये बॉन्ड है यहाँ से ब्रेक हो गया, तो जिसकी वजह से मिथॉक्सी पार्ट है हाईली सब्स्टिट्यूटेड पे और हाइड्रोक्सी है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड पे, यानी कि एसिडिक कंडीशन में ये वाला प्रोडक्ट है वो मेजर बनेगा। तो ये है रीजियो सिलेक्टिविटी का केस। रीजियो सिलेक्टिविटी यानी कि जहाँ पे किसी रिएक्शन में दो आइसोमर्स बनने की पॉसिबिलिटी होती है बट एक मेजर बनता है और दूसरा माइनर अमाउंट में। तो ये दो फैक्टर थे, एंटी एडिशन होता है हमेशा और रिएक्शन है वो रीजियो सिलेक्टिव होती है। डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या है। अगर बेसिक कंडीशन है तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो हमेशा लेस हिंडर्ड पोजीशन पे जाएगा, और एसिडिक कंडीशन है तो जहाँ बॉन्ड है वो वीक है CO बॉन्ड, उसी पोजीशन पे आने वाला रिएजेंट है वो जाएगा। इसके अलावा कुछ अदर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस है जहाँ पे इपोक्साइड की रिंग ओपनिंग पॉसिबल है। अदर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में जैसे इपोक्साइड है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, ऑर्गेनो और लिथियम के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। तो अगर हम एग्जांपल डिस्कस करें तो इस केस में क्या होता है कि इपोक्साइड है वो ऑर्गेनो मैग्नीशियम यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है। अब रिएक्शन है वो बिल्कुल सिमिलर मैकेनिज्म से जाएगी जैसे हमने न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग का केस किया है। सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या
होता है, यहाँ पे जो कार्बन या ऑर्गेनिक पार्ट है वो डायरेक्टली मेटल एटम के साथ अटैच्ड होता है। मेटल एटम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं इन नेचर में, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे इस पे क्या है, ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है इपॉक्साइड में और ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो ये क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल किसी एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा और यहाँ से ये बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही ब्रेक होगा तो इस कार्बन पे ये जो आपका ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड है उसका पार्ट अटैच हो जाएगा और यहाँ पे CH2 इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, O, एंड यहाँ पे जो इसका पॉजिटिव पार्ट है वो कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि O नेगेटिव और MgPr पॉजिटिव। अब क्या करेंगे, जो ये कंपाउंड बना है इसकी हम हाइड्रोलिसिस करनी। ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस क्या होगा, यहाँ पे अल्कोहल की फॉर्मेशन RCH2 और यहाँ पे जैसे ही होगा ये बॉन्ड है वो क्लीव हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा OH एंड साथ में क्या हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड ऐसे साइड प्रोडक्ट। सिमिलरली इपॉक्साइड है वो ऑर्गेनोलिथियम के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। ऑर्गेनोलिथियम के साथ भी सिमिलर वे में रिएक्ट करेगा क्योंकि ये भी एक तरह का ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। यहाँ पे भी इस लिथियम पे क्या है, डेल्टा पॉजिटिव एंड अल्काइल ग्रुप पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि लिथियम क्या है, मेटल एटम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर, जो डायरेक्ट लिंकेज होती है उस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा टुवार्ड्स दिस अल्काइल और अराइल ग्रुप। यहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है एंड हेयर दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ये एज ए न्यूक्लियोफाइल दोनों सिमिलर है तो किसी एक कार्बन पे अटैक करवा लो, अगर दोनों डिसिमिलर है तो न्यूक्लियोफाइल वहीं जाएगा जहाँ पे लेस हिंड्रेंस हो। और यहाँ पे ये CO बॉन्ड की ब्रेकेज, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये R ग्रुप है वो इस CH2 के साथ एंड यहाँ पे CH2 ओ लिथियम। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा हमें, इसका हाइड्रोलिसिस एंड ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस सम रिएक्शन को करने के लिए हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस के बाद फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। ये हम जहाँ पे अल्कोहल की फॉर्मेशन किया था वहाँ पे भी इस चीज़ को डिस्कस कर लिया था। एंड लिथियम हाइड्रोक्साइड एज ए साइड प्रोडक्ट। सिमिलरली रिएक्शन है सिंपल न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन अल्कोहल के साथ, जैसे बेसिक कंडीशन में होती है इसी तरह न्यूक्लियोफिलिक अल्कोहल्स के साथ भी है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया के साथ रिएक्शन है वो कैसे होगी, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है ये क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल किसी एक कार्बन पे अटैक करेगा और उसी CO बॉन्ड की ब्रेकेज। जैसे CO बॉन्ड की ब्रेकेज होगी यहाँ पे क्या आएगा CH2 एंड यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा NH3 पॉजिटिव एंड हेयर CH2O नेगेटिव। अब एक ही मॉलिक्यूल में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्शन करेगा एंड प्रोडक्ट क्या बना देगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा NH2 एंड हेयर क्या आ जाएगा हाइड्रोक्सी। क्लियर है। तो एक तरह से क्या होगा, अगर नेमिंग दें तो इसमें क्या है, अमीनो ग्रुप है एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो हम नंबरिंग दें तो हमेशा हाइड्रोक्सी को प्रायोरिटी मिलती है एज़ कम्पेयर टू अमीनो। तो फर्स्ट सेकंड एक तरह से, और हाइड्रोक्सी क्या हो गया, इथेनॉल है, तो 2 पे क्या है अमीनो एंड इथेनॉल, 2 अमीनो 1 इथेनॉल। क्लियर है। सिमिलरली रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड, इपॉक्साइड है वो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करके क्या कंपाउंड बनाता है। हाइड्रोजन साइनाइड में क्या होगा, यहाँ पे साइनाइड नेगेटिव है CN नेगेटिव, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा एंड ये CO बॉन्ड क्लीवेज। अगर सिमिलर है तो आप किसी भी कार्बन पे करवा दो, दोनों सिमिलर है, प्रोडक्ट है वो सेम बनेगा। तो इस केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2 और नेगेटिव एंड यहाँ पे CH2 एंड साइनाइड। अब यहाँ पे O नेगेटिव आएगा तो वो क्या करेगा, इस H पॉजिटिव को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि एक पे हाइड्रोक्सी एंड एक पे साइनाइड। तो ये क्या हो गया, इथाइलिन हो गया, और एक पे साइनो ग्रुप है और एक पे हाइड्रोक्सी, तो इथाइलिन साइनोहाइड्रीन बन गया। इसी तरह है रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इपॉक्साइड है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इजीली रिड्यूस होके अल्कोहल बनाता है। रिएक्शन है वो किस तरह से होगी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के केस में मैकेनिज्म है, आप खुद ट्राई करके देखना, जैसे न्यूक्लियोफिलिक का मैकेनिज्म जनरल
पैरेलल बताया उसी तरह से जाएगा। यहाँ से हाइड्राइड नेगेटिव है, वो क्या हाइड्राइड आयन यानी कि H नेगेटिव वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और एक CO बॉन्ड की ब्रेकेज। तो इस तरह से पर मॉलिक्यूल ऑफ लिथियम हाइड्राइड है वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ इपोक्साइड को कन्वर्ट कर सकता है अल्कोहल में। तो यहाँ पे एक पे हाइड्रोजन एंड एक पे CH2 ऑक्सीजन। यहाँ पे ये किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा 4 मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम के साथ लिथियम पॉजिटिव। उसके बाद जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस 4 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल्स एंड साथ में लिथियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये कुछ रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ऑफ इपॉक्साइड। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया कि टोटल 3 रिएक्शंस है इपॉक्साइड्स की, एसिड कैटेलाइज्ड, बेस कैटेलाइज्ड एंड न्यूक्लियोफिलिक। मेनली जो इपॉक्साइड है वो ड्यू टू रिंग स्ट्रेन हाईली रिएक्टिव होते हैं और रिएक्शन है वो रिंग ओपनिंग होगी हर रिएक्शन में, क्योंकि रिंग ओपन स्ट्रेन है हाईली अनस्टेबल है तो ओपन अप होके वहाँ पे स्टेबिलिटी एक्वायर करने की कोशिश करेगी। क्लियर है? तो ये इपॉक्साइड्स का हमारा सेक्शन है वो कंप्लीट होता है। इन नेक्स्ट लेक्चर्स वी विल डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज फिनॉल्स।